जब एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष से या एक महिला किसी दूसरी महिला से शादी करती है तो इसे सेम सेक्स मैरिज कहते हैं। इसे ही होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। हिंदी में इसे समलैंगिक विवाह कहते हैं। हमारे देश के साथ साथ काफ़ी अन्य देशों में एक लंबे समय से चर्चा चलती आ रही है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए या नहीं। नीदरलैंड पहला देश था जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी। वर्तमान समय में 32 देशों में इसे मान्यता प्राप्त है। अगर एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो केवल वियतनाम में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में ही इस पर इतनी चर्चा हो रही है या वर्तमान में ही इतने सारे होमोसेक्सुअल लोग सामने क्यों आ रहे हैं। प्राचीन काल में भी हम देखें तो ग्रीस में होमोसेक्सुअलिटी प्रचलित थी और ग्रीक लिटरेचर में इसे मान्यता भी दी गई है। साथ ही ईरान में भी इसका प्रचलन था और पर्शियन लिटरेचर से इसके बारे में पता चलता है। भारत में भी साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा से विद्यमान रही है। प्राचीन काल में वात्स्यायन द्वारा लिखे गए कामसूत्र में एक पूरा अध्याय होमोसेक्सुअल बिहेवियर पर लिखा गया है। लेकिन समस्या यह है कि हमारे समाज में समलैंगिकता जैसे मुद्दों पर कभी भी खुले तौर पर सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई। इसलिए समाज में इसके बारे में काफ़ी अफवाहें फैल गई और कुछ लोगों के द्वारा तो इसे एक बीमारी भी कहा जाने लगा। हाल के वर्षों में हालांकि समलैंगिकता के प्रति समाज के दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव आया है। विशेष रूप से भारतीय मीडिया और सिनेमा में इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं एवं फिल्में भी बनी हैं। भारत में LGBT समुदाय की जनसंख्या कितनी है इसके कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी 2021 में हुए एक सर्वे के अनुसार हमारे देश की लगभग 3% जनसंख्या यानी कि लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग होमोसेक्सुअल हैं। ये 3% वो लोग हैं जिन्होंने खुलकर अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बताया है, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि अपनी पहचान को गुप्त रखते हैं क्योंकि उन पर समाज का काफ़ी प्रेशर होता है। इसलिए होमोसेक्सुअल लोगों की यह संख्या और भी ज़्यादा होने की संभावना है। हमारा समाज समलैंगिक रिश्तों को अननेचुरल यानी कि अप्राकृतिक संबंधों की श्रेणी में रखता है, लेकिन जब ये लोग जन्म से ही प्राकृतिक रूप से ही ऐसे हैं तो ऐसे में इनके बीच बनने वाले संबंध अप्राकृतिक कैसे हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारत में होमोसेक्सुअल लोगों को अपनी शादी को कानूनी मान्यता की मांग करने का आधार कहाँ से मिला। सबसे पहले 24 अगस्त 2017 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश के LGBT समुदाय को अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को व्यक्त करने की परमिशन दी। यह अधिकार उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत दिया गया। इसके बाद 7 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को समाप्त कर दिया, जिससे कि भारत में समलैंगिकता को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट के इन दो फैसलों के अलावा भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद भी उनकी शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग को जायज़ ठहराते हैं। फर्स्ट है इसमें अनुच्छेद 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता की बात करता है। सेकंड है अनुच्छेद 15 जो कि धर्म, जाति एवं जेंडर के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। थर्ड है अनुच्छेद 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के ये दो निर्णय तथा हमारे संविधान के ये 3 अनुच्छेद सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को समाप्त कर दिया गया और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, तो समलैंगिक जोड़ों के विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग उठने लगी और देश के अलग अलग कोर्ट में 20 याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं में प्रमुख थे हैदराबाद में रहने वाले गे कपल सुप्रिया चक्रवर्ती तथा अभय डांग की याचिका। सुप्रिया और अभय पिछले 10 सालों से अपनी शादी को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस कपल ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने कहा कि LGBT नागरिकों को भी अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न राज्यों की अदालतों में समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं को इकट्ठा किया गया और अपने पास ट्रांसफ़र करवा लिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी याचिकाओं पर अपना संयुक्त जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने समलैंगिक विवाह को मौलिक मुद्दा बताते हुए इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेजने की सिफारिश की।
इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में संविधान पीठ का निर्माण किया गया, जो कि इस मामले की सुनवाई कर रही है। 18 अप्रैल 2023 को पहले दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पर्सनल लॉ के क्षेत्र में जाए बिना देखेंगे कि 1954 के विशेष विवाह कानून के तहत समलैंगिकों को अधिकार दिए जा सकते हैं या नहीं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि ये याचिकाएं एक एलीट क्लास के लोगों के विचारों को दर्शाती हैं। केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानूनी तौर पर देखा जाए तो शादी एक बायोलॉजिकल पुरुष और बायोलॉजिकल महिला के बीच का रिश्ता होता है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला और पुरुष में भेद करने की कोई पुख्ता अवधारणा नहीं है। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहे वकील मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान कहा कि समलैंगिकों के लिए समान अधिकार मिलने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा IPC की धारा 377 थी, जिसे 5 साल पहले निरस्त कर दिया गया है। अब जब हमारे अधिकार एक साथ हैं तो हम आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 के तहत अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार इसे शहरी एलीट क्लास का विचार नहीं कह सकती, वो भी तब जब उनके पास ऐसा दावा करने के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिलहाल सरकार के पास किसी तरह के कोई आंकड़े नहीं हैं जिससे ऐसी हो सके कि समलैंगिक विवाह एक शहरी एलीट कॉन्सेप्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी में कहा कि यह सोच शहरी जरूर लग सकती है, क्योंकि शहरों में लोग समलैंगिक मुद्दों को लेकर खुलकर सामने आने लगे हैं। केंद्र सरकार सहित समाज के एक वर्ग का कहना है कि LGBT समुदाय द्वारा IPC की धारा 377 को हटाने की मांग की गई थी, जिसे कि हटा दिया गया है, लेकिन अब वो विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने की मांग किस लिए कर रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता सामाजिक सुरक्षा के नज़रिए से भी बेहद ज़रूरी है। जो लोग समलैंगिक संबंध में होते हैं उनका जुड़ाव भी उसी तरह की भावनाओं पर आधारित होता है जैसा एक आम लड़का लड़की या एक महिला पुरुष के बीच होता है। विवाह को कानूनी मान्यता से मतलब ही है कि उस संबंध को एक तरह से सामाजिक के साथ ही कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए। उनके विवाह को कानूनी मान्यता नहीं होने से उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, बतौर कपल वे बच्चा गोद नहीं ले सकते। नंबर 2, वे एक साथ ना कोई प्रॉपर्टी अथवा घर खरीद सकते हैं। नंबर 3, वे एक साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकते और ना ही कपल के तौर पर लोन ले सकते हैं। उन्हें भी बैंक डिपॉजिट या बीमा के जरिए एक दूसरे के भविष्य को सुरक्षित करने का पूरा हक होना चाहिए। नंबर 4, नॉर्मल कपल की तरह उनके बीच झगड़ा होने पर तलाक से जुड़े कानूनी प्रावधान भी उपलब्ध नहीं है, जिससे उस रिश्ते में कमज़ोर पक्ष की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। नंबर 5, वे एक साथ मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं ले सकते। नंबर 6, ना ही वो एक साथ घर किराए पर ले सकते हैं। नंबर 7, वे अपने पार्टनर के नाम अपनी वसीयत या जायदाद भी नहीं कर सकते। ये सब ऐसे लाभ हैं जो कि नॉर्मल कपल अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में प्राप्त करते हैं, लेकिन समलैंगिक लोगों के विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होने से वे सब इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सरकार किन किन मुद्दों पर समलैंगिक लोगों के विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का विरोध कर रही है, अर्थात सरकार के इसके पीछे तर्क क्या क्या हैं। नंबर 1, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने आवेदन में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं पूरे देश की सोच को व्यक्त नहीं करती हैं, बल्कि ये शहरी अभिजात वर्ग के विचारों को ही दर्शाती हैं। इसे देश के विभिन्न वर्गों और पूरे देश के नागरिकों के विचार नहीं माना जा सकता। नंबर 2, सरकार का यह भी कहना है कि अगर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी जाती है तो यह व्यापक तौर से हर कानून को प्रभावित करेगा, खासकर हिंदू मैरिज एक्ट 1956 एवं स्पेशल मैरिज एक्ट को। साथ ही साथ यह हिंदू उत्तराधिकार कानून को भी प्रभावित करेगा। हमारे देश में शादी से जुड़े 3 दर्जन से भी अधिक कानून हैं। नंबर 3, सरकार का यह भी कहना है कि अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाती है तो परिवार की संरचना बिगड़ जाएगी, क्योंकि भारत में परिवार की अवधारणा पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है। नंबर 4, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि समलैंगिक विवाह से जुड़ी जटिलताओं और इसके सामाजिक असर को देखते हुए इस मामले को तय करने का फैसला संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का भी मानना है कि विवाह केवल पुरुष और महिला के मध्य ही होना चाहिए। उनका तर्क है कि विवाह की पारंपरिक परिभाषा को बदलना उनके विश्वासों और मूल्यों के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ होगा।
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना होगा कि अगर वो समलैंगिक लोगों के विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर देता है और आम लोगों के द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू एवं केरल में सबरीमाला के मामले में हुआ, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अगर कोई पंडित ऐसी शादी करवाने से मना कर देता है तो क्या उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला बनेगा? समाज में अगर कोई भी बदलाव होता है तो वह लोगों की सहमति से होना चाहिए। उस बदलाव में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती लाया गया कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होता है। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि समलैंगिक लोगों के साथ भी अन्याय ना हो तथा उन्हें भी उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। हमें ये याद रखना चाहिए कि सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां लोगों की सहमति से समाप्त नहीं हो गई थी, बल्कि इसके लिए पहले सरकार द्वारा कानून बनाया गया था और उसके बाद धीरे धीरे लोगों द्वारा इसको छोड़ा गया। इसी प्रकार समलैंगिक लोगों के विवाह को भी कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए संसद इस विषय पर कानून बना सकती है और फिर धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे लोग इसके प्रति जागरूक होंगे तो इसे सामाजिक स्वीकृति भी मिल जाएगी।